हेलो फ्रेंड्स। देखिए हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स, हम लोग यूपीएससी प्री का पी वाई क्यू कर रहे हैं ना फ्रेंड्स। पी वाई क्यू सेशन चल रहा है और आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया है ना। मॉडर्न इंडिया का अब हम लोग प्लेलिस्ट में वीडियोस डालना शुरू करेंगे। 1995 का है। ईयर कौन सा है फ्रेंड्स? ईयर है 1995, 1995। 1995 में कितने क्वेश्चन पूछे यूपीएससी ने? 11 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया के पूछे गए। ठीक है फ्रेंड्स, 11 क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है मॉडर्न इंडिया जो है आधुनिक भारत। इसका क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करते हुए हम लोग चलेंगे और इसको आप लोग करिए। और फिर हम लोग पीवाईक्यू के सेशन के बाद हम लोग एनसीईआरटी और बेसिक बुक्स और कुछ इतिहास का अलग अलग टर्म और बहुत कुछ चैनल में आपको मिलता रहेगा। प्लेलिस्ट में जाके आप प्राचीन भारत का, मध्यकालीन भारत का और आर्ट एंड कल्चर का आप जाके देख सकते हैं। पीवाईक्यू वो सब हो चुका है फ्रेंड्स। सारे प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। और आधुनिक भारत का 11 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा, 11 क्वेश्चन है। आइए सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, कोशिश करिए इसको सॉल्व करने का। और मैं बोलूंगा कि आप एक नोटबुक लेके बैठे, पी वाई क्यू नोटबुक है ना, पी वाई क्यू, यहाँ पे ईयर लिखे, क्वेश्चन का कुछ कीवर्ड्स लिखे, कीवर्ड्स लिखे और फिर उसके बारे में अपने शब्दों में लिखते हुए नोट्स बनाते चले। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? तो बर्रा डकैती के बारे में आपने पढ़ा था। बर्रा डकैती कहाँ पे है बताइए? स्वतंत्रता आंदोलन जो टाइम पीरियड था उसमें जो क्रांतिकारी लोग थे वो बर्रा डकैती किए थे फ्रेंड्स। ठीक है, आजादी का टाइम पीरियड था, स्वतंत्रता चाहिए था। उस टाइम पीरियड पे कई लोगों ने क्रांतिकारी कार्य किए। जो बर्रा डकैती कहाँ हुआ था? बंबई कर्नाटक में हुआ था, है ना? नहीं ना? कहाँ पे हुआ था? पंजाब में हुआ था क्या? नहीं ना फ्रेंड्स। आगे देखिए, एलिमिनेट करिए जो चीज आपको पता है। बताइए, पूर्वी बंगाल में हुआ था या मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था? कहाँ पे हुआ था ये बताइए। दो ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया आपके लिए, इन दोनों में बताइए। ऑप्शन का देखिए आंसर, क्वेश्चन नंबर ऐसे लिखिए। क्वेश्चन नंबर जो नंबर संख्या यहाँ दी गई है वही लिखिएगा, है ना फ्रेंड्स? ऐसे लिखिएगा तो इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 अगर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आप ऐसे लिखिए 18 और आंसर दे दीजिए, है ना, सी या फिर डी। तो ऐसे आप आंसर दीजिए, तो इस तरह आपको एक हैबिट होगा। ठीक है, और जो मैं सर्च करने कहूंगा वो करिएगा। इसका आंसर है पूर्व बंगाल में। ठीक है फ्रेंड्स, बर्रा डकैती कहाँ हुआ था? देखिए, बर्रा डकैती जो क्रांतिकारियों ने किया था आंदोलन के टाइम पीरियड पे, ये हुआ था आपका पूर्वी बंगाल में, बंगाल का पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा एक्सप्लेन किया गया। देखिए, सन 1907 में पूर्वी बंगाल में बर्रा नामक स्थान पर आतंकवादियों ने पुलिस सशस्त्रागार पर डकैती डाली। तो जो पुलिस का जहाँ पे शस्त्र रखा जाता है, यानी कि जो हथियार केंद्र होता है फ्रेंड्स, पुलिस का जहाँ पे हथियार रखे जाते हैं, वहां पे 1907 में क्या किया गया? बर्रा नामक स्थान पे ये चीज हुआ और यहाँ पर वहां पे डकैती डाला गया। ठीक है, यह कार्य आतंकवादियों द्वारा किया गया पहला साहसिक कार्य था। यह कार्य ढाका अनुशील समिति के युवकों द्वारा किया गया था। तो ढाका के अनुशील समिति के युवक जो थे वो ये स्वतंत्रता आंदोलन में कर रहे थे फ्रेंड्स। क्या इनको आतंकवादी बोलना सही है फ्रेंड्स? ये आप कमेंट करिएगा। ठीक है, स्वतंत्रता टाइम पीरियड के लोग थे। क्वेश्चन नंबर 1992 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको देखिए, इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स? हमेशा क्वेश्चन का इस एंड वाला पार्ट को देखना है कि है या नहीं। एलिमिनेशन ट्रिक हम लोग को सीखना है और बहुत कुछ क्वेश्चन में हम लोग जब करेंगे तो हम लोग सीखेंगे। तो ये वाला पढ़िए कि नहीं है, कौन सा सही नहीं है फ्रेंड्स, बताइए। बजाज जो है, जमनालाल बजाज जो है, वार्धा का सत्याग्रह आश्रम इससे संबंधित है क्या? दादा भाई नौरोजी बंबई एसोसिएशन, ये सही है ना? ये तो नहीं होगा। लाला लाजपत राय लाहौर की राष्ट्रीय विद्यालय, ये भी सही है। ये वाला बताइए, ए नंबर सही है क्या? और बाल गंगाधर तिलक सत्य शोधक सभा, सत्य शोधक सभा ये बताइए। ऑप्शन ए या डी कौन सा गलत है? इन दोनों में कोई एक गलत है फ्रेंड्स। ये वाला वाला तो था फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको दो एलिमिनेट कर दिया। दो में आप बताइए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? आप क्वेश्चन में ऐसे 19 और लिख के ए या डी ऐसे करके आप कमेंट करिए। ठीक है, इसका कौन सा गलत है फ्रेंड्स? ये वाला गलत है। ठीक है, ये वाला पैटर्न अच्छा नहीं है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिबा फुले है फ्रेंड, ज्योतिबा फुले के नाम पे यूनिवर्सिटी भी बना है फ्रेंड्स। तो ज्योतिबा फुले जो है 1873 में दलितों के उत्थान के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना तेलंग रानाडे के सहयोग से पूना में की थी। तो कई इन्होंने जमीन को है ना, दलितों के उत्थान के लिए जमीन को ले रहे थे फ्रेंड्स। और तलंग रनाडे जो है ये इनका सहयोग किए थे। यह संगठन जाति भेद विहीन व छुआछूत विरोधी संगठन था फ्रेंड्स। यहाँ पे जाति भेद
को खत्म किया गया और छुआछूत का भी विरोध किया गया इस संगठन में। इन्होंने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक भी लिखी। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ज्योतिबा भाई फूले ने। आप उसको लिखते चलिए, है ना फ्रेंड्स। इसकी अन्य रचनाओं में धर्म, तृतीय रत्न, पुराणों का भंडार भोड, है ना, और इशारा, देखिए एक चेतावनी है इशारा, और शिवाजी की जवानी, है ना, शिवाजी की जवानी, है ना। इन्होंने 1848 ईस्वी में गैर ब्राह्मण बालक और बालिकाओं के लिए प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की। मैंने बताया ना, इन्होंने स्कूल का भी स्थापना किया उन गैर ब्राह्मण और ब्राह्मण बालिकाओं का। 1851 में शिक्षित व समाज सेवी पत्नी सावित्रीबाई फूले, तो इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फूले, है ना, जो कि 1851 में शिक्षिका भी थी और एक समाज सेवक पत्नी भी थी इनकी। सहयोग ने पूना में निचली जातियों की बालिकाओं के लिए प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की। तो पति पत्नी दोनों मिल के आपको ये देखिए जरूरी है। देखिए दो लोग हैं फ्रेंड्स, एक है अछूत जिसे तथाकथित अछूत जिसे माना जाता है, या फिर दलित समुदाय, और एक है फ्रेंड्स ब्राह्मण समुदाय, है ना। दोनों के अगर बच्चों को शिक्षा दी जाए तो आगे चल के ये शिक्षा मिल के एक आप फिर ये भेदभाव खत्म हो सकता है ना, ज्यादा चांस है। तो यहाँ पे इनके ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण बच्चों को भी शिक्षा दिया जाए और फिर आपको इनको भी शिक्षा दिया जाए, और दोनों को अगर एक ही स्कूल में शिक्षा दिया जाए तो फ्रेंड्स, तो इस प्रकार की संरचना आज के डेट में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग हिस्ट्री से ये सीखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह करके क्वेश्चन है। टोटल 11 क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है, हम लोग करने का ट्राई करेंगे। इतना बेसिक बेसिक क्वेश्चन से देखिएगा आप, जैसे ही ईयर में आगे बढ़ते जाइएगा देखिएगा क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार हो जाएगा, और आप पूरा पैटर्न को समझ पाइएगा, ठीक है। और जो टॉपिक यहाँ पे है, सबसे पहले काम आप करिए, जो प्लेलिस्ट है ये मॉडर्न इंडिया का जो प्लेलिस्ट है उसमें सबसे पहले वीडियो, 2 वीडियो है, उसको आप देखिए, सिलेबस का वीडियो, ठीक है। यूपीसी कीवर्ड्स जो दे रखे थे वो भी मैंने बता दिया है ना, प्लेलिस्ट में चैनल में मिल जाएगा। और दूसरा मैंने डिटेल सिलेबस मॉडर्न इंडिया में क्या क्या पढ़ना है वो है, पहला वो देख लीजिए। दूसरा आप पीवाईक्यूज करिए, है ना, पीवाईक्यूज करिए। पीवाईक्यूज करने के बाद क्या है कि फिर हम लोग बेसिक बुक्स को उस एंगल से फिर पढ़ेंगे, है ना। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो जो बंगाल की खाड़ी है फ्रेंड्स, तो हुगली जो है फ्रेंड्स, उसको बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए, तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट करना था, इसके लिए हुगली में अड्डा बनाया था। किसने बनाया था बताइए? पुर्तगालियों ने बनाया था क्या? सही लग रहा है ना? पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, उसके बाद डेनमार्क वासियों ने, अंग्रेजों ने। तो किसने बनाया था बताइए? पुर्तगालियों ने, है ना। तो किसका संबंध कौन से स्थान से है ये सब आपको लिख लेना है। जब मैंने बोला कि पुर्तगालियों से, तो डोम है ना, डेमन क्या है फ्रेंड्स? डेनमार्क, है ना, डेनमार्क वासियों, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों, इन्होंने जो जो भूमिका निभाई भारत में आके, उनके बारे में भी आपको लिखना है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें देखिए। मुगल सम्राट शाहजहां के काल में पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी पर हुगली को समुद्र लूटपाट का अड्डा बना लिया था। जब आप पढ़ें कुछ चीजों को तो वहां पर आप चीजों को इस टाइप से, इस एंगल से पढ़िए। मुगल शासक सम्राट शाहजहां के टाइम पीरियड का बात चल रहा है, और पुर्तगालियों ने क्या किया? बंगाल की खाड़ी में हुगली को समुद्र के लिए लूटपाट के लिए अड्डा बनाया, हुगली को, ठीक है। इसका लोकेशन आप जरूर देखिए मैप में, हम लोग आगे बुक्स में इसको देखेंगे, मैप को हम लोग करेंगे। पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से शाहजहां ने 1632 ईस्वी में उसके महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुगली पर अधिकार कर लिया। टाइम पीरियड क्या है? पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से शाहजहां ने क्या किया? आपको 1632 ईस्वी में शाहजहां टाइम पीरियड में हुगली पर अधिकार कर लिया, और बंगाल के तत्कालीन मुगल गवर्नर कासिम खां को उसका दमन किया था, है ना। कासिम खान ने उसका दमन किया था। तो ये कुछ चीजें हैं, आप लिखते चलिए, कुछ जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है अपने शब्दों में लिखिए, कम लाइन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एम.एन. राय की उत्प्रावासी साम्यवादी पत्रिका थी? तो ये इनमें से कौन सा पत्रिका इसका था? ये नाम देखिए, एम.एन. राय, है ना, उत्प्रवासी साम्यवादी विचारधारा, है ना, साम्यवादी से संबंधित कौन सा पत्रिका था? तो हम लोग पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर्स और पत्रिका पढ़ते हैं, तो बताइए, किसान सभा, द वर्कर, आपको बैगार्ड, अनुशीलन, है ना, कौन सा था बताइए? तो इसका आंसर कमेंट करिए। बैगार्ड, है ना, बैगार्ड होगा इसका। ये आपने, ये एकदम एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, फैक्ट्स पूछा है, फैक्ट्स पूछा है ना, एकदम फैक्ट्स की ये बताइए, है ना। आज की डेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, 1995 है ये ईयर,
इसलिए ऐसा है। लेकिन हाँ, हम लोग क्या करेंगे, पूरा पैटर्न को पढ़ेंगे तो हम लोग और भी चीजें समझ पाएंगे, ठीक है। यूपीएससी से कितना बार पीवाईक्यू से रिपीट क्वेश्चन आता है। तो जब आप पढ़े कि बैगार्ड आपको इससे संबंधित है, ये देखिए बैगार्ड जो है साम्यवादी से संबंधित है, और ए एन रॉय ने लिखा है ये पत्रिका को। तो किसान सभा, द वर्कर और अनुशीलन, आप ब्रैकेट में अपना जो नोट्स बना रहे हैं वहां किनारे लिख लीजिए। जब आप रीड करिएगा बुक्स, जो बुक्स पढ़िएगा तो आपको क्या करना है, इन बुकों को इन इन चीजों के बारे में भी, इन किताबों के बारे में भी आपको वहां पे देखना है, इन पत्रिकाओं के बारे में। तो थोड़ा एक्सप्लेन देखिए। एम एन रॉय भारत में साम्यवाद के क्रांतिकारी संस्थापक थे। 1920 ईस्वी में उन्होंने अन्य सहयोगियों के साथ साम्यवादी दल बनाने की घोषणा की। तो 1920 में उन्होंने क्या किया, साम्यवादी दल बनाया, अन्य साथियों के साथ साम्यवादी दल बनाने की घोषणा किया। और साम्यवाद के क्रांतिकारी थे एम एन रॉय। टाइम पीरियड लिख लीजिए 1920, तो आपको आंसर राइटिंग में भी काम आएगा। दिसंबर 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना की गई। तो आप यहाँ लिखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, इसकी स्थापना कब की गई, एनसीईआरटी में पढ़ाना आपने, कानपुर में की गई और 1925 में की गई स्थापना, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख रहे हैं, बाद में हम लोग डिटेल से एनालाइज करेंगे। तो अभी आप इसको लिखिए कि 1925 में, आप, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लिख रहे होंगे, बहुत काम का चीज है। 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना की गई। अब साथ साथ इसको याद भी कर लीजिए, ठीक है। एम एन रॉय का संपूर्ण जीवन यानी कि कितना, एम एन रॉय का ब्रैकेट में आप संपूर्ण जीवन का टाइम पीरियड लिख लीजिए, 1887 से 1954, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को समर्पित था। तो कम्युनिस्ट जो इंटरनेशनल है उनको समर्पित इनका पूरा जीवन था फ्रेंड्स। इन्होंने दो पत्रिकाएं, बेगार्ड जर्मनी से लिखा और मानेस प्रकाशित की। तो मानेस और बेगार्ड इनका संबंधित पत्रिका है। तो जब भी आप कोई महान आदमी का नाम पढ़ेंगे तो उनकी पत्रिकाएं बगल में लिख लीजिए, जीवन पीरियड लिख लीजिए, और उसके समकालीन कुछ चीजें जो चल रही है वो सब लिख लीजिए। और ये इसका योगदान कैसा है वो लिखिए, जैसे कि इसका योगदान है, साम्यवादी के क्रांतिकारी संस्थापक थे। तो ये चीज आप लिख लीजिए। भारत में साम्यवाद का जो क्रांतिकारी संस्थापक है वो एम एन रॉय है, ठीक है। ये चीज आपने लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर लिख लीजिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यानी कि आगे का क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी इस तरह करके टोटल 11 क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन नंबर में जाइए, देखिए सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करिए। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। मैंने बोला ना कि आपको टाइम पीरियड अगर याद है तो आप कालक्रम बता पाएंगे ना। जब आप पढ़ते हैं तो अच्छे से चीजों को पढ़िए, 2-3 बार रिपीट करिए एक ही चीज को, इसलिए बोला जाता है कि मल्टीपल रिविजन करिए आप लिमिटेड रिसोर्सेस को। एल एम लिख लीजिए कहीं, एल आर और एम आर। एल आर मतलब लिमिटेड रिसोर्सेस और मल्टीपल रिविजन, ये दो मंत्र है, इसको आप याद रख लीजिए। देखिए लखनऊ, देखिए तो निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है बताइएगा, बताइएगा पहला कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, तीसरा कौन आएगा और चौथा कौन आएगा, ठीक है। लखनऊ समझौता, द्वैध शासन का प्रवर्तन, रॉलेट अधिनियम और बंग भंग। तो बताइए कि इसके बारे में सोचिए थोड़ा सा, यहाँ देखिए कूट का इस्तेमाल करिए, देखिए दिया होगा कूट, कूटों का इस्तेमाल करिए और बताइए कि पहले कौन था। 1-4-1-3-2-4, ठीक है। और फिर ऐसा करके इसको देखिए 1-2-3-4 और 4-1-3-2 और 4-3-2-1, इसको पॉज करिए, अच्छे से सोचिए और कॉपी लेके बैठिए और साथ में इसको प्रैक्टिस करिए। साथ में रफ पेज, आप यूपीएससी एग्जाम देते तो रफ पेज मांग लीजिए वहां पे, और यहाँ पे इस सबको कालक्रम को सही से सेट करिए, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है फ्रेंड, लिमिटेड क्वेश्चन को लिमिटेड टाइम में आपको बनाना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का बताइए क्या हो जाएगा आपको। आप समझ पा रहे फ्रेंड्स। तो बंग भंग पहले हुआ, फिर क्या हुआ, लखनऊ समझौता हुआ, फिर हुआ रॉलेट अधिनियम और फिर हुआ द्वैत शासन का प्रवर्तन। तो ये चीज आप याद रखिए, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला फ्रेंड्स, बी नंबर 4-1-3-2। तो इस तरह से आप करिए, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझिए, बंग भंग के बारे में समझिए। सबसे पहले बंग भंग हुआ, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन, है ना, कर्जन ने 16 अक्टूबर, आप इसको लिख लीजिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। जब आप कहीं पढ़ते हैं बुक्स में तो एम लक्ष्मीकांत में भी होता है, या फिर जो भी आप बुक्स रिसोर्सेस लिमिट करते हैं उसको आप अपने बुक्स का जो है वो कौन कौन से बुक आप हिस्ट्री के लिए पढ़ते हैं, मॉडर्न इंडिया के लिए, वो कमेंट करिएगा, ठीक है, ताकि मैं जान पाऊंगा कि आप सही पढ़ रहे हैं या नहीं, ठीक है, सही चीजें। और उन बुक को कैसे पढ़ना है उस पर मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बुक कैसे पढ़ते हैं मैं एक वीडियो ला दूंगा, ठीक है। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन जो है फ्रेंड्स, वो 16 अक्टूबर 1915 को बंगाल का विभाजन कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स, बंगाल का विभाजन कर दिया। यह विभाजन बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयवादिता को कमजोर करने के लिए किया गया था। अंग्रेजों ने देखा कि बंगाल में उस टाइम पीरियड पे काफी जोर शोर से राष्ट्रीय प्रेम चल रहा था फ्रेंड्स, और राष्ट्रीयवादिता को कमजोर करने के लिए बंगाल का 1905 में आपका विभाजन कर दिया लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है फ्रेंड्स, 16 अक्टूबर 1905 में। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बट गया। आप समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स, बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल और एक
पूर्वी बंगाल। तो ये चीजें हैं, आगे देखिए। दूसरा क्या है, इसको आप नोट डाउन करते चलिए। लखनऊ समझौता है फ्रेंड्स, 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन है ना, 1916 में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन किया फ्रेंड्स। बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच समझौता हो गया। तो जो 1916 है फ्रेंड्स, यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन करते हैं और बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से क्या होता है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हो जाता है फ्रेंड्स। जिस तरह दोनों साथ साथ मिलकर आजादी के लिए कार्य करते थे, करने को प्रतिबद्ध हो गए, और लखनऊ के इसी अधिवेशन में 1907 में सूरत अधिवेशन में विभाजित कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल, 1907 में कांग्रेस दो बांटों में बट गया फ्रेंड्स। कहाँ पे, सूरत अधिवेशन के दौर पे दो बांट पे, एक हो गया नरम दल और एक हो गया गरम दल। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग पूरा डिटेल्स आगे समझेंगे। तो कब हुआ था एक बार फिर से देखिए, गरम दल और नरम दल जो है ये 1907 में, ठीक है, 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में दो भाग में बट गया, नरम दल और गरम दल कांग्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद देखिए विभाजित हो गया और ने भी पुनः बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से एक हो गए। तो नरम दल गरम दल दो बटे और बाद में क्या हुआ कि गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से ये दोनों फिर एक हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, कांग्रेस फिर से बन गया राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, रॉलेट अधिनियम, इसके बारे में समझिए। आवाज जा रहा है फ्रेंड्स, वॉइस में क्लियरिटी है। हाँ, रॉलेट अधिनियम, इसको देखिए। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए स्वयं राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त कर देखिए, जो भारतीय क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्या किया गया फ्रेंड्स, राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उन्होंने देखा, और एक मिनट फ्रेंड्स, ये सब मैं आपके वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना आए इसके लिए करता हूँ, आपका पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, रॉलेट अधिनियम जो है ये आपको जो अंग्रेज है उन्होंने सर भारतीय भावना को कुचलने के लिए, राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का नियुक्ति किया फ्रेंड्स, और एवं इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1919 में रॉलेट एक्ट नामक विधेयक बनाया। तो रॉलेट एक्ट कब बना, आपको 1919 में बना। किसके नेतृत्व में, अध्यक्षता में बना, तो सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में बना। ब्रिटिश कंपनी ने इसे क्यों बनाया फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे क्यों बनाया, क्योंकि भारतीय एकता को कमजोर करने के लिए। ठीक है, यह विधेयक 8 मार्च 1919 को लागू कर दिया गया। आप एकदम लिख लीजिए इसको, 8 मार्च 1919 रॉलेट एक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसके तहत किसी भी व्यक्ति पर राजद्रोही होने का शक होने पर उसे गिरफ्तार कर 2 वर्षों की कैद बिना मुकदमे के की जा सकती थी, है ना, ही दी जा सकती थी। तो ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक घटना था फ्रेंड्स, जिसमें आपको पता है फ्रेंड्स, अगर आप उस जमाने में होते और अंग्रेजों को लगता कि आप राजद्रोह करना चाह रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ है, तो आपको बिना किसी बयान के आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और 2 वर्ष तक आपको कैद रख सकता है। इस एक्ट के अनुसार ये पास हो गया था। कब पास हुआ था, आपने देखा 8 मार्च 1919 को। कैसा होगा उस वक्त के लोगों को, ये सिर्फ भारतीय एकता को कुचलने के लिए किया गया, ताकि किसी जिसे अंग्रेज समझे कि ये इससे हमें हानि है, उसको गिरफ्तार कर सकता है। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील कानून भी कहा गया। तो आप इसको लिख लीजिए, रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया, बिना अकील, देखिए फ्रेंड्स सॉरी, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील के कानून कहा गया। ठीक है, इसे काल अधिनियम, देखिए इसे काला अधिनियम है ना फ्रेंड्स, इसे काला अधिनियम एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो आप एक काम करिए, ऐसे नोट्स बनाइए, आप रॉलेट एक्ट लिख दीजिए, किसके नेतृत्व में पास हुआ ये लिख लीजिए, सर सिडनी रॉलेट, और कब हुआ, 8 मार्च 1919 को हुआ। क्यों हुआ वो आप समझ ही गए फ्रेंड्स। और इसका नाम क्या क्या है फ्रेंड्स, बिना मुकदमे का इसको गिरफ्तार हो जाता था, ये लिख लीजिए। इस एक्ट को क्या कहा गया, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। और इस काल को काला अधिनियम भी कहा जाता है फ्रेंड्स, और आतंकवादी अपराध अधिनियम से भी इसको जाना जाता है। तो ये सब जो टर्म्स हैं, कीवर्ड टर्म्स, अगर यूपीएससी ये पूछ दे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप इस सबको लिख लीजिए। ठीक है, द्वैध शासन का प्रवर्तन जो है फ्रेंड्स, द्वैध शासन का प्रवर्तन, भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी के तहत सर्वप्रथम प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो आप इसको लिखिए, भारत शासन अधिनियम जो है 1919 के तहत सर्वप्रथम प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। वॉइस क्लियर जा रही है फ्रेंड्स? एक मिनट फ्रेंड, ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए फ्रेंड। 23 नंबर, नीचे दिए गए मानचित्र को जांच कीजिए। उस वक्त मानचित्र ऐसे दे दिए जाते थे फ्रेंड्स क्वेश्चन में, अब तो ये सिर्फ ऑप्शनल में आता है। तो और मानचित्र देख रहे हैं, भारत का मानचित्र है और इसमें 1 2 3 और 4 लोकेशन दिया हुआ है। तो आप ये सब देखिए और फिर इसमें से 1 2 3 4 अंकित स्थान क्रमशः शक्ति केंद्र थे। तो कौन कौन से शक्ति केंद्र थे फ्रेंड्स बताइए। इसमें देखिए जब आप क्वेश्चन बना रहे होंगे तो आपको ये कंफ्यूज कर सकता था। देखिए सिंधिया, होयसल, गायकवाड़ और भोयसल है ना, क्रमशः 1 2 3 4 ऐसा कुछ है ना, ये इस एंगल से दिया गया। फिर है होयसल, सिंधिया, गायकवाड़ा और भोसले, और फिर तीसरा है गायकवाड़ा, भोसले, सिंधिया, होयकर, होलकर, और सिंधिया, होयकल, भोसले और गायकवाड़। तो कौन सा है इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स, इसको बताइए क्या हो जाएगा। 1 नंबर सिंधिया है फ्रेंड्स, 1 नंबर सिंधिया है ना। तो ये होयसल है दूसरा नंबर, तो ये वाला इसका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, ए नंबर, इसको आप मिला लीजिए एक बार। सिंधिया हो जाएगा 1 नंबर, होयसल हो जाएगा आपका 2 नंबर, और फिर गायकवाड़ हो जाएगा आपका 3 नंबर। तो ये 3 को यहाँ पे है, ये तीनों का नाम देख लीजिए, जब भी आप पढ़े तो इस तरह नाम पढ़े। और भोसले जो है वो चौथा नंबर, भोसले अलग है फ्रेंड। ठीक है, 4 नंबर। तो भोसले देखिए 2 जगह कंफ्यूज कर सकता था आपको, तो ये 2 अलग अलग है, ये दोनों ऑप्शन में डाउट हो सकता था। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा व्याख्या समझ लीजिए। उपयुक्त दिए गए मानचित्र 1 2 3 4 में अंकित स्थान क्रमशः सिंधिया, होयकर, होलकर है ना फ्रेंड्स, और गायकवाड़ और भोसले के शक्ति केंद्र प्रदर्शित करते हैं। इस क्षेत्र का प्रकार इस प्रकार था, देखिए इनका क्षेत्र इस प्रकार था, जैसे सिंधिया ग्वालियर है ना, और होयसल इंदौर, और गायकवाड़ा जो है बड़ौदा, और भोसले जो है वो नागपुर। तो ये अभी वर्तमान में ऐसा कुछ आप इसको ये कर सकते हैं, इसको लिख लीजिए कहीं पे, ये शक्ति केंद्र है उस टाइम पीरियड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानचित्र का क्वेश्चन हार्ड हो सकता है फ्रेंड्स अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा एनसीईआरटी में, मेरे साथ पढ़िए, आपको सब कुछ क्लियरिटी के साथ समझ आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है बताइए। यहाँ पे पूछा सही है ना, पिछले बार पूछा था गलत, यहाँ पे पूछा सही। बक्सर युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव है ना, मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव का लड़ाई को बक्सर युद्ध कहा गया, क्या बताइएगा। वांडीवास जो है का युद्ध जो है फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, फ्रांसीसियों और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भी युद्ध हुआ था, उसको वांडीवास युद्ध कहा जाता है। ये एकदम सही लग रहा है ना, इसको देखिए। जलियांवाला का युद्ध जो है डलहौजी के विरुद्ध मराठे, ऐसा था क्या, नहीं, इसको देखिए। और फिर खेड़ का युद्ध जो है निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसको बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ये आपको बी नंबर, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वांडीवस का युद्ध। तो और जब बाकी सब जो युद्ध दिया है, खेड़ा का युद्ध, जलियांवाला बाग का युद्ध और बक्सर युद्ध, ये किसके किसके साथ हुआ था, इसको आप लिख लीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ठीक है, साइड में कहीं लिख लीजिए ताकि आप जब पढ़ें तो आपको एंगल पता हो कि किस एंगल से पढ़ना है। उपर्युक्त प्रश्नानुसार वांडीवास का युद्ध जो 1760 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी सेनापति कौन थे उसके, आयरकूट एवं फ्रांसीसी सेनापति लैली के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजी लिख लीजिए ये चीजें, ठीक है। 1760 में हुआ था। आपको आयरकूट जो थे ये आपको ईस्ट इंडिया कंपनी सेनापति थे, और लैली जो थे ये फ्रांसीसी के सेनापति थे, जिसमें अंग्रेजों की विजय हो गई थी फ्रेंड्स, अंग्रेजों की विजय हो गई थी। बक्सर युद्ध जो है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया गया, आप लिख लीजिए। बक्सर युद्ध 1764 में हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। और अंग्रेजों का जो लीडर था आपको वो हेक्टर मुनरो थे, और एवं मीर कासिम था। देखिए अंग्रेज थे एक तरफ, वो थे अंग्रेज, और अंग्रेजों में कौन सा, हेक्टर मुनरो और मीर कासिम था, और 1764 में हुआ था। और सियाजुद्दौला व शाह आलम की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था। तो ये 2 पॉइंट हो गया, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी, यहाँ भी अंग्रेजों का विजय हुआ। तथा भारत के भविष्य का फैसला हुआ कि भारत पर अब कौन शासन करेगा। ये ऐतिहासिक चीजें थी फ्रेंड्स कि जब अंग्रेज एंटर कर चुके थे, और ये लड़ाई के बाद शासन तैयार ये हो गया निर्णय कि अंग्रेज ही अब आगे शासन करेगा भारत में। तो जलियांवाला बाग एक ऐतिहासिक स्थल है, ये जलियांवाला बाग आपने देखा, ये इसे जब भी पढ़ता हूँ फ्रेंड्स मेरे रोंगटा खड़ा हो जाता है। क्या आप उसे फील कर पा रहे हैं फ्रेंड्स। जलियांवाला बाग में जो घटना घटा था उसका नाम कैसे आप भूल सकते हैं फ्रेंड्स, जनरल डायर थे फ्रेंड्स। 13 अप्रैल 1919, जैसे मैं ये डेट याद करता हूँ फ्रेंड्स, मैं सच में एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
13 अप्रैल 1919 को निर्दोष जनता पर जो एक सभा कर रही थी, है ना, ऐसा कोई सभा ऐसा खास नहीं था फ्रेंड्स जो अंग्रेजों के विरुद्ध की जाए, शांति सभा थी, बिना हथियार के लोग जमा हुए थे, मेला का टाइम था फ्रेंड्स। और जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को क्या किया, अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिससे काफी लोग मारे गए थे फ्रेंड्स। और खेड़ा का युद्ध जो है 1707 में हुआ फ्रेंड्स, ये साहू एवं ताराबाई गुट के बीच हुआ था, साहू और ताराबाई गुट के बीच, जिसमें साहू ताराबाई के महत्वपूर्ण अधिकारियों को अपनी तरफ मिलाकर ताराबाई को पराजित कर दिया। तो साहू और ताराबाई, तो आप जब पढ़े तो इन चीजों को डिटेल से पढ़े और साथ में आप नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपको पता होगा कि किन टॉपिक्स को ज्यादा अहमियत देना है आपके स्टडी में, ठीक है। यह परिस्थिति 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्थितियों में हुए परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुई, जिसमें बहादुर शाह प्रथम ने साहू को अपने कब्जे से छोड़ दिया था और साहू महाराष्ट्र आगमन के फलस्वरूप खेड़े का युद्ध की परिस्थितियां बनी। तो खेड़े का युद्ध बाद में पढ़ा। और क्यों बना ये परिस्थिति, 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो गया था फ्रेंड्स, शासक का मर जाने के बाद बहुत सारी चीजें हो जाती है फ्रेंड्स, जो बहादुर शाह प्रथम शाह अपने कब्जे को छोड़ दिया और साहू महाराष्ट्र आगमन फलस्वरूप क्या हो गया, आपको खेड़ा युद्ध हो गया। तो हम लोग डिटेल से वो खेड़ा युद्ध में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप लिखते चलिए कुछ पॉइंट्स को। कोई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए फ्रेंड्स, अब बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं, इसको करिए। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, है ना, कांग्रेस दल के उग्र शाखा जिसके प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, एक मिनट फ्रेंड देखिए, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, है ना, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि कांग्रेस दल के एक उग्र शाखा के एक प्रमुख नेता थे। किस क्या स्थापना किया था, आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए हमेशा। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, है ना, क्वेश्चन पूछिए, देखिए लीग किसके विरोध में स्थापना हुआ था फ्रेंड्स, इसका ये किसके विरोध में स्थापित हुई थी, तो ये बताइए किसके विरोध में, तो बताइए। नेहरू जी ने किया था, आप समझ सकते हैं। तो नेहरू का संबंध इनमें से देखिए, गांधी इरविन समझौता नहीं फ्रेंड्स, होम रूल आंदोलन नहीं फ्रेंड्स, और फिर नेहरू रिपोर्ट, जी फ्रेंड्स नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि नेहरू जी ने स्थापना किया है तो नेहरू रिपोर्ट का ही ये चीजें हैं। और मॉन्ड मॉन्टफोर्ड सुधार, तो जब जैसे आंसर हो गया फ्रेंड्स नेहरू रिपोर्ट, तो अब ये जो चीजें बच गई है एक्स्ट्रा, इसके बारे में भी जब आप पढ़े हिस्ट्री में, तो आप वहां अच्छे से उस चीजों को ध्यान से रखें कि गांधी इरविन समझौता क्या था, होम रूल आंदोलन का कुछ फैक्ट्स कैसे है, मॉन्टल फोर्ड सुधार क्या है, तो ये अलग अलग तरह से एनालाइज किया जाता है, ठीक है। चूंकि नेहरू रिपोर्ट 1928 में डेमोनियन स्टेट्स को पहला लक्ष्य एवं पूर्ण स्वराज का इसका पहला लक्ष्य घोषित किया गया था, तो नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में प्रकाशित हुआ फ्रेंड्स आया, और उसमें डेमोनियन स्टेट को पहला लक्ष्य रखा गया और पूर्ण स्वराज का इसका लक्ष्य घोषित किया गया। पुनः दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को घोषित किया गया था। और इस नेहरू रिपोर्ट 1928 के विरुद्ध जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। और हम लोग अभी कुछ भी इसमें डिटेल चर्चा नहीं करेंगे कि क्या कारण था, कौन सही था, हम लोग ये सब करेंगे फ्रेंड्स जब हम लोग वो बुक्स पढ़ेंगे, जब स्टैंडर्ड बुक्स कुछ पढ़ेंगे, तब ये एनसीईआरटी जो हमें समझाना चाहता है वो पढ़ेंगे, बेसिक बुक्स, ठीक है। अभी सिर्फ लिखते चलिए आप चीजों को, जिसमें पूर्ण स्वराज के अतिरिक्त देश में साम्यवादी ढांचा लागू करने की मांग की गई थी। इसका अन्य उद्देश्य पूर्ण स्वराज की मांग को लोकप्रिय बनाना था। तो ये सब चीजें आप लिख लीजिए कि इसका अन्य जो उद्देश्य था वो क्या था फ्रेंड्स, आपको कि लोक समाजवादी जो ढांचा है उसको मजबूत करना है ना, उसको उसकी मांग की गई, और उसका उद्देश्य था कि स्वराज की मांग को लोकप्रिय बनाना, जो देश आजाद हो उससे संबंधित था। तो आप ये चीज है, स्वराज की मांग को और भी ज्यादा जोर शोर पर लाना था, ये क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन और बचे फ्रेंड्स, इसको करिए। देखिए जो हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ते हैं, जिन्होंने हिस्ट्री ऑप्शनल रखा है, वो एकदम तैयार रहें कि वो इन चीजों में पूरा डिटेल डेप्थ में जाएं और फिर वो बताएं कि वो क्या गलत है, आज की डेट में ऐसा होता तो क्या। वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन में करूंगा, जो क्वेश्चन में करूंगा वो आप सोचने पर मजबूर होइए और उसको सोचिए, ताकि आपका मानसिक विकास हो सके उस स्तर पर जो यूपीएससी आपको कराना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा या से राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन से है फ्रेंड्स, इसमें से बताइए। राष्ट्रीय राजनीतिक दल समझ रहे हैं, बेसिक चीजें, अगर आपको समझ नहीं आता कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या है तो वेट करिए, बेसिक एनसीईआरटी आएगा तो आप समझिएगा। अगर आपने आप पढ़ चुका है एनसीईआरटी तो आप इसको करने की कोशिश करिए। मुस्लिम लीग, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, रेवोल्यूशनरी क्या फ्रेंड्स, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक और
पीजेनेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी फॉर इंडिया। तो ये चीज आप पढ़िए इसको पॉज करके और कूट का इस्तेमाल करिए। आपको ये देखिए 1 और 2 और 3, 1 और 2 और 3, एक है क्या आंसर इसका? एक होगा क्या बताइए? मुस्लिम लीग था क्या? और फिर 2 और 4 और कोई भी नहीं है ना, कोई भी नहीं, तो ये तो नहीं होगा फ्रेंड्स। केवल 3, 3 और 1 है क्या? 3 देखिए अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, नहीं फ्रेंड्स ये तो था। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 26 का आंसर? ये तो क्या है क्वेश्चन फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो ये जो राजनीतिक दल है फ्रेंड्स, ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल है क्या? इसमें से कोई भी बताइए। इसमें से कोई भी नहीं है फ्रेंड्स, इसमें से कोई भी नहीं है, डी नंबर होगा। ठीक है, आइए थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(1) में राजनीतिक दलों के पंजीकरण की व्याख्या की गई है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पर पॉलिटिकल चीजें हैं ये, आप ये पॉलिटिकल साइंस में, यानी कि आपको पॉलिटी में आपको ये काम आएगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है ना, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(a) में क्या किया गया है? राजनीतिक दलों के पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के अनुसार पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी फॉर इंडिया को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। लेकिन जो ये लास्ट वाला है, इसलिए मैं थोड़ा रुका, क्योंकि ये जो 4 नंबर है फ्रेंड्स, ये इसे क्या किया गया था कि आपको मान्यता प्रदान की गई थी, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है फ्रेंड्स ये। जबकि मुस्लिम लीग केरल के तथा रेवोल्यूशनरी सोसाइटी पार्टी तथा अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक बंगाल में CPIM की सहयोग पार्टी है, जो कि एक राज्य स्तर दल है। तो ये तो राज्य स्तर दल है फ्रेंड्स, ये चीज तो सही है, बट ये जो है इसको राष्ट्रीय माना गया था, पर बाद में इसको हटा दिया गया। तो आप समझ पाए इसका आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं। ठीक है, आगे चलिए। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको अच्छे से करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। फैक्चुअल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था, है ना? सेवाग्राम से, डांडी से, साबरमती से या वार्धा से? तो ये बताइए आप। साबरमती से किया था क्या? साबरमती से किया था, है ना फ्रेंड्स, साबरमती से। तो 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ किया था गांधी जी ने? साबरमती से। ठीक है, और इनका संबंध सेवाग्राम से, डांडी से और वार्धा से क्या क्या है, ये सब आप जब पढ़ेंगे तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्लेस है, ब्रैकेट में कहीं लिख लीजिए। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 समर्थकों के साथ, है ना, ये चीज लिखिए, 12 मार्च 1930 महात्मा गांधी 78 समर्थकों के साथ नमक कानून को तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से डांडी तक 385 किलोमीटर की यात्रा की। तो कुछ कुछ चीजें आप समझ पाए आपको कहां से? अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखिए कब किया, तो आपको आ गया 22 मार्च 1930 को। कितने लोग थे? तो 78 समर्थकों को, बाद में और सब मिलते गए, है ना फ्रेंड्स, रास्ते में और सब ऐड होते गए। और फिर नमक कानून को तोड़ने के लिए, है ना फ्रेंड्स, साबरमती आश्रम से डांडी तक और कितने किलोमीटर? 385 किलोमीटर यात्रा की। इसको लिखिए एकदम एज इट इज। लगभग 24 दिन 6 अप्रैल, है ना, लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल, तो 24 दिन तक लगातार यात्रा की। 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा। तो 6 अप्रैल को क्या किया गया? 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचे और गांधी जी ने समुद्र तट पर जाकर नमक कानून तोड़ दिया। नमक कानून को देश के कई भागों में तोड़ा गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं तोड़ा गया, वहां तोड़ने के बाद देश के अनेक भागों में तोड़ा गया। जैसे कि कुछ चीज समझिए, राजगोपालाचारी जो है, राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदरण्यम तक की असम के लोगों ने सिलहर से नोलाखली तक और वाययुम सत्याग्रह के नेताओं ने के पालन एवं के माधव के साथ कालीकट से पन्नूर तक की यात्रा की। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत खान अब्दुल, एक मिनट समझा रहा हूँ फ्रेंड्स, खान अब्दुल गफर खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार के सदस्यों से सरकार का विरोध किया। साइमन कमीशन की असफलता, नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकार किया जाना, गांधी जी द्वारा वायसराय के सम्मुख रखे गए 11 गवाह सूत्री मात्र पत्र पर विचार न करने का सविनय अवज्ञा आंदोलन
का आवश्यक हो गया था। तो सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये आवश्यक क्यों हो गया था फ्रेंड्स? कारण क्या था इसका? क्योंकि साइमन कमीशन असफल हो चुका था, नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर हो गया था, और फिर गांधी जी द्वारा जो वायसराय के सम्मुख रखे गए 11 सूत्री मांग थे फ्रेंड्स, हम लोग डिटेल से और एनालाइज करेंगे कि गांधी जी ने 11 सूत्री मांग को वही क्यों रखा, वही 11, क्योंकि वहां के लोगों का वही मांग था, और वो मांग जो पत्र है उस पर विचार न किया गया, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का किया गया। और एक जगह नहीं किया गया, कई जगह किया गया। जैसे आपने देखा कि आपको गांधी जी ने कहां से कहां तक यात्रा की? साबरमती आश्रम से डांडी तक, ये चीज आप समझ पा रहे हैं, साबरमती से डांडी तक गांधी जी ने किया। और फिर उसी टाइम पीरियड पे राधा गोपालचारी ने कहां से कहां तक किया था? त्रिचन्नपल्ली वंदेयम तक किया था, ठीक है, से इतना तक। उसके बाद असम में भी लोगों ने यहाँ तक किया, देखिए सिलहर से नोआखली तक किया। वाई सत्याग्रह के नेताओं ने के पालन एवं टीके माधव के साथ मिलकर भी आपको कालीकट से पायनूर तक यात्रा की। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में भी खान अब्दुल नाम है इसका, ये सब लिखिए और इमेज आप मैप में कर लीजिए ताकि आपको। खान अब्दुल गफर खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमत के सदस्यों के साथ सरकार का विरोध किया गया। तो ये चीजें एक साथ हो रही थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप करिए, क्या है क्वेश्चन, डुएबल है कि नहीं। देखिए, अष्ट प्रधान नाम की मंत्री परिषद थी, गुप्त प्रशासन, चोल प्रशासन, विजयनगर शासन और मराठा से संबंधित। तो ये बताइए, ये मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ये सब तो नहीं होगा। ये मराठा आपको प्रशासन से संबंधित है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड थोड़ा लेट तक आता है इनका। तो मराठा प्रशासन से संबंधित है ये, आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। और शिवाजी महान विजेता के साथ साथ कुशल प्रशासनिक भी थे। तो आपको पता होगा कि ये शिवाजी जो थे, आपको महाराज शिवाजी जो थे वो आपको शिवाजी महाराज आपको विजेता तो थे ही, साथ साथ कुशल प्रशासक भी थे, ठीक है, वो प्रशासन जानते थे। शासन कार्यों में सहायता के लिए शिवाजी ने मंत्रियों की एक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, ये आपको मेडिवल इंडिया में भी क्वेश्चन किया गया था, आपने किया होगा तो करिए, आप डुएबल लग रहा होगा। आप अगर नहीं किए तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके देखिए। अष्ट प्रधान कहते हैं इसको, ठीक है फ्रेंड्स, अष्ट प्रधान, उनमें 8 मंत्री रहते हैं फ्रेंड्स, की व्याख्या की, परंतु इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल की संज्ञा नहीं दी जा सकती। ये मंत्री सचिव के रूप में कार्य करते थे। ये प्रत्यक्ष रूप से ना तो कोई निर्णय ले सकते थे, ना ही नीति निर्धारण कर सकते थे। इसकी भूमिका मात्र सलाहकार की होती थी। तो ये मंत्री नहीं बोल सकते फ्रेंड, मंत्रिमंडल का संज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि मंत्रियों का कार्य क्या होता है, वे निर्णय ले सकते हैं और ये प्रत्यक्ष रूप से निर्णय नहीं ले पाते थे। अंतिम राजा ही निर्णय लेता था, जो कि महाराज शिवाजी थे, है ना, शिवाजी महाराज थे। तो हमने क्या किया, हमने ये क्वेश्चन किया है ना, तो मंत्री परिषद के संबंध जो है वो मराठा प्रशासन से है। तो अब क्या है कि हम लोगों ने कौन सा किया, 1995 का क्वेश्चन कर लिया है ना फ्रेंड्स, 1995 का। एक मिनट फ्रेंड्स, मैं एक चीज और बताता हूँ। देखिए 1995 में 11 क्वेश्चन थे, ठीक है, आपने किया, काफी फैक्चुअल क्वेश्चन थे। अब इसके बाद 1996 का आएगा वीडियो, 1996, और प्लेलिस्ट में ऐसे लेटेस्ट वीडियो आते रहेगा। आप क्या करिए, सारे क्वेश्चन को करिए और साथ में नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपको जब आप रीड करें बुक्स को, तो आप उन्हीं को नोट्स में अपना लिखें जो आपने पीवाईक्यूज में मेरे साथ किया है, ठीक है। तो इस एंगल से पढ़िए। थैंक यू फ्रेंड्स। देखिए कैसा आपको समझ आ रहा है कि नहीं, चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं। आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, जो भी आपको डाउट हो। थैंक यू।